जोहार साथियों, मैं मुकेश बिरुआ। 3 अक्टूबर को हरियाणा में चुनाव प्रचार का अंतिम दिन था, लेकिन 2 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड में तो गृह मंत्री अमित शाह मुंबई में थे। कुछ समझ में आ रहा है? हरियाणा में दोनों भाजपा के दिग्गज क्यों नहीं थे? क्या उनकी ज़रूरत हरियाणा में नहीं है? मुंबई में अमित शाह के इस बयान को भी आप पढ़ें। इन्होंने कार्यकर्ताओं को साम दाम दंड भेद लगाकर भाजपा का वोट शेयर 10% तक बढ़ाने की बात कही। कहने के लिए तो लोकतंत्र में फेयर तरीके से चुनाव और चुनाव से संबंधित गतिविधियां संपन्न होनी चाहिए। यदि इसमें साम दाम दंड भेद लगाने की बात देश के गृह मंत्री कह रहे हैं तो यह बहुत चिंता की बात है। इन लोगों का साम दाम दंड भेद का मतलब है पुलिस, जांच एजेंसी, ईडी, सीबीआई, एनआईए, ड्रग्स, पैसा, सांप्रदायिक दंगा आदि सब कुछ। नरेंद्र मोदी और अमित शाह के हरियाणा में नहीं होने से एक बात तो समझ में आ रही है कि हरियाणा के लोग इन दोनों को अपने राज्य में देखना नहीं चाहते हैं, लेकिन उन सब जगहों पर जाने का प्रयास कर रहे हैं जो अभी चुनाव आने वाले हैं और वहाँ माहौल को साम दाम दंड भेद लगा के बनाया जा सके। इन दोनों के झूठ और जुमलों को हरियाणा के लोगों ने नकार दिया। अभी तक जो अनुमान सामने आ रहे हैं उसमें यह स्पष्ट हो गया है कि जहां जहां नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने रैलियां की है वह सभी सीटें वे हारने की स्थिति में हैं। भाजपा का राज्य इकाई ने दोनों के कार्यक्रम को या तो रद्द कर दिया या उन जगहों में दूसरे नेताओं को उतार दिया। हरियाणा चुनाव में भाजपा के पोस्टरों में भी नरेंद्र मोदी और अमित शाह हटा दिए गए हैं। महाराष्ट्र और झारखंड में अभी चुनाव की घोषणा नहीं हुई है, फिर भी ये लोग इन राज्यों का दौरा में ताकत झोंक दिए। बिना चुनाव आचार संहिता के आने पर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को हमारे आपके टैक्स के पैसे को ही उड़ाने का मौका मिलता है। जनता के टैक्स के पैसे से ये लोग इस समय महाराष्ट्र और झारखंड का दौरा कर रहे हैं और इन राज्यों में आकर राजनीतिक सभाओं को संबोधित कर रहे हैं, जबकि जनता का टैक्स का पैसा राजनीतिक सभा में खर्च नहीं होना चाहिए। जानबूझकर भाजपा इस टाइप का प्रयोग करती रहती है। हरियाणा की जनता ने इन लोगों को अपनी औकात दिखाई तो महाराष्ट्र और झारखंड के लोगों को मूर्ख बनाने के लिए, उनके ही टैक्स के पैसे को उड़ाने के लिए राजनीतिक सभा में यह आने लगे हैं। सरकारी पैसे में आकर इस तरह के बयान देना कि साम दाम दंड भेद लगाकर चुनाव को किसी भी हालत में जीतना है, यह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। जनता को अब इन लोगों की हरकतों को समझना जरूरी है। जिस राज्य में चुनाव है वहाँ दौरा ना करके उन राज्यों का दौरा करना जहाँ अभी चुनाव की घोषणा भी नहीं हुई है, जिस कारण कई सारा संदेह इसमें पैदा होता है। एक संदेह तो यह है कि जहाँ चुनाव हो रहा है फिर भी ये लोग वहाँ के दौरे में नहीं हैं, इसका मतलब वहाँ के लोगों को इन लोगों के बारे में सब कुछ जानकारी है। वे लोग ठगे नहीं जा पा रहे हैं और इन लोगों के पास झूठ और जुमलों के सिवा है ही क्या। तो एक कारण तो यह है कि हरियाणा के लोग भाजपा के चाल चरित्र और चेहरा को भली भांति समझ गए हैं, इसीलिए वहाँ इनकी दाल नहीं गलनी है। सो वे लोग चुनाव होने के बाद भी वहाँ दौरा नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ये जब भी जाएंगे तो झूठ ही बोलेंगे। दूसरा, वैसे में महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव की घोषणा के पूर्व सरकारी पैसे पर राजनीतिक सभा में उपस्थित होकर ये भाजपा के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। जनता के टैक्स के पैसे से राज्य में जातीय समीकरण पैदा करना, सांप्रदायिक समीकरण पैदा करना आदि काम करने का ये प्रयास में लगे रहते हैं, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि सरकारी पैसे से आकर राजनीति करना किसी भी सूरत में सही तो नहीं कहा जा सकता। झारखंड के मामले में एक बड़ा कारण यह भी है कि कल्पना सोरेन अकेले ही झारखंड के सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों और नेताओं पर भारी पड़ रहे हैं। उनकी मैया सम्मान यात्रा में जो समर्थन मिल रहा है, यदि उनकी यात्राएं इसी तरह जारी रही तो इसमें कोई दो राय नहीं कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह भी कल्पना सोरेन का काट नहीं निकाल पाएंगे। जिस तरह हरियाणा के लोग इन लोगों को भली भांति समझ गए हैं, उम्मीद करेंगे कि झारखंड और महाराष्ट्र के लोग भी इन लोगों को उनके औकात में ही समझेंगे। नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भाजपा हमेशा अपनी कमजोरियों को दूसरों पर थोपने में माहिर है। झारखंड आकर वे कहते हैं कि पेपर बेचकर युवाओं का हक मारा जा रहा है, लेकिन पेपर लीक होने की घटनाएं सबसे ज़्यादा अगर इस देश में कहीं हुई है तो वह भाजपा शासित उत्तर प्रदेश में हुई है, भाजपा शासित मध्य प्रदेश में हुई है। इतना ही नहीं, पेपर लीक की सबसे बड़ी घटना तो नीट का पेपर इस बार जो लीक हुआ
उसमें तो लाखों छात्रों की ज़िंदगियां प्रभावित हुई। और नीट का पेपर तो केंद्र सरकार ही कराती है। और नीट का पेपर बनाने के लिए जिस पैनल का गठन किया गया था उसमें आरएसएस के पदाधिकारी को नियम में शिथिलता देकर चयन किया गया था। यह सब हमने नीट पेपर लीक होने के बाद जो घटनाक्रम हुआ था उसमें हमने देखा। ऐसे बोर्ड में भाजपा उस टाइप के लोगों को बहाल करती है जो पेपर लीक को अंजाम भी दे और लोगों को पता भी न चले। सबसे बड़ी साजिश इसमें बच्चों के साथ यह हो रही है कि भाजपा अपने लोगों को इन सब परीक्षाओं में पास कराने के लिए एक रास्ता बनाती है जिससे पेपर लीक के माध्यम से फेवर करती है। नीट में 67 छात्रों का फर्स्ट डिवीज़न आना और सबको फुल मार्क्स आना शुरू से ही संदेह पैदा कर रहा था। उसमें से भी कई छात्र तो किसी विशेष एकेडमी से ही संबंधित थे। उनके अपने लोग जब क्वालिफाई करने में सफल नहीं हो रहे थे तो उनको फेवर करने के लिए नरेंद्र मोदी की सरकार ने ग्रेस मार्क्स का फार्मूला निकाला और उन लोगों को भी मेरिट लिस्ट में ला दिया जो उस लायक थे भी नहीं। विवाद होता देख वैसे तकरीबन 1500 लोगों को दोबारा एग्ज़ाम दिलाया गया, तो उसमें से आधे लोग तो एग्ज़ाम देने ही नहीं आए। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नीट एग्ज़ाम में ये लोगों ने किस स्तर पर धांधली की। लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार पार्लियामेंट में बार बार नीट में कोई पेपर लीक नहीं हुआ यही बयान देते रही। लेकिन जब पानी सर से ऊपर बहने लगा तब जाके नरेंद्र मोदी ने स्वीकार किया कि हाँ कुछ गड़बड़ी तो हुई है। ये तो हालात है इनकी। अब यह मामला स्पष्ट हो गया है कि देश के बड़े बड़े एग्ज़ाम को जानबूझकर केंद्र सरकार अपने अधीन में ले आई और वहां पर अपने लोगों को परीक्षाओं में भी फेवर करने की हैसियत से उनके कहे अनुसार छोटे मोटे लीक कर देती है। लेकिन आज के समय में सोशल मीडिया के कारण परीक्षा पत्रों के लीक होने की घटनाएं तुरंत ही पब्लिक के बीच में पहुँच रही है। अब ये लोग झारखंड आकर पेपर लीक की बात कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में व्यापम घोटाले के बारे में कितनी बड़ी बड़ी खबरें छपी थी। जो कोई भी व्यापम की जानकारी के लिए प्रयास करता उसकी मौत हो जाती थी। यह मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए खुल गया है। समय आने पर इसकी भी जब परतें खुलेगी तो बहुत सारी बातें जानकारी में आएंगी। मेरे कहने का मतलब पेपर लीक की 80% मामले तो भाजपा शासित राज्यों में ही हो रहे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी उसके बारे में एक शब्द नहीं बोलेंगे। जहां गैर भाजपा शासित सरकार है वहां पर अपनी नाकामियों का ठीकरा फोड़ने का काम नरेंद्र मोदी जी हमेशा करते हैं। बांग्लादेशी घुसपैठियों का मामला भी बार बार नरेंद्र मोदी उठा रहे हैं, जबकि उसकी सच्चाई अब उजागर हो चुकी है। बांग्लादेशी घुसपैठियों के बारे में एक सनसनीखेज रिपोर्ट मैंने यूट्यूब पर डाल ही दिया है। भाजपा शासित असम राज्य ही बांग्लादेशी घुसपैठियों को देश के अलग अलग राज्यों में घुसाने का काम कर रही है। आप सभी जो भी या जब भी भाजपा का घुसपैठियों से संबंधित बयान सुनेंगे या देखेंगे तो मेरे उससे संबंधित कई सारे वीडियो यूट्यूब चैनल में उपलब्ध हैं। आप उन्हें शेयर करके लोगों को जागरूक करने का काम कर सकते हैं। आरक्षण पर भाजपा का यह बयान कि भाजपा के रहते आरक्षण कोई नहीं छीन सकता बहुत ही हास्यास्पद है। देश की सारी पब्लिक सेक्टर की कंपनियों को तो अपने पूंजीपति दोस्तों को नरेंद्र मोदी बेच दे रहे हैं। सरकार के बहुत सारे कामों को आउटसोर्स कर दिया गया है। यह तो पब्लिक डोमेन में आ चुका है कि अब नौकरियां बची नहीं हैं। जब नौकरियां ही नहीं हैं तो फिर आरक्षण कहाँ काम आएगा। तो नौकरियों को ख़त्म करके या यूँ कहें नौकरियों को संविदा पर रख करके ठेके पर रख करके नरेंद्र मोदी की भाजपा सरकार ने आरक्षण को तो समाप्त पहले ही कर दिया है, लेकिन दिखावे के लिए भाषण हमेशा देते हैं कि हमारे रहते आरक्षण को कोई छीन नहीं सकता। जहाँ जहाँ आरक्षण है उन सब जगहों के नौकरियों को संविदा पे नरेंद्र मोदी सरकार ने पहले ही डाल दिया है। देश के सर्वोच्च पद पर बैठे आदमी से इस तरह के गैर जिम्मेदाराना बयान सुनकर देश की दयनीय हालत पर तरस तो आता है। लेकिन देश के नागरिक तो हम सभी भी हैं, इसीलिए यह प्रयास करना भी हमारा जिम्मेदारी है कि हमारा देश सबके लिए सुरक्षित हो, यहाँ सबका सम्मान हो, विविधताओं में एकता का देश हो। इन नेताओं के बयानों से तो ये लगता है कि इन लोगों के रहते देश एकजुट नहीं रह सकता, क्योंकि इनकी सत्ता बटे हुए देश में ही संभव है, एकजुट देश में तो नहीं हो सकती। साधारण भाषा में इसे ही हम लोग फूट डालो और शासन करो की बात कहते हैं। आपको ये बातें अब समझ में आ रही होंगी। हमारे आपके टैक्स के पैसे को ये लोग राजनीतिक फ़ायदे के लिए किस तरह इस्तेमाल करते हैं, इसे अब समझने की ज़रूरत है। हरियाणा ने तो समझ लिया, महाराष्ट्र और झारखंड भी यदि इन बातों को समझ लेता है तो देश और राज्य के लिए यह अच्छी बात होगी। देश के अंदर जो भी लोग हैं एक दूसरे को यदि सम्मान के साथ देखेंगे तो यहाँ भाईचारा जिंदा रहेगा। लेकिन आपने देखा होगा भाजपा अपने चुनावी अभियान में जस्ट इसके विपरीत वो
एक दूसरे को लड़वाने का काम करती है, एक दूसरे समुदाय को एक दूसरे के प्रति घृणा पैदा करने का काम करती है। बिरसा मुंडा को भी नरेंद्र मोदी ने राजनीतिक रूप से हथियाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। उससे संबंधित वीडियो मैं अपने चैनल में बना दिया हूँ, आप जाकर देख सकते हैं कि कैसे यह लोग बिरसा मुंडा को हिंदूकरण करने में लगे हुए हैं। बिरसा मुंडा के नाम से योजनाएं कर देने से आदिवासियों के जल, जंगल और ज़मीन की समस्याएं समाप्त नहीं होती है, बल्कि आदिवासियों को जल, जंगल और ज़मीन में अपना विरासती अधिकार देने से समाप्त होती है। और नरेंद्र मोदी इन्हीं जल, जंगल और ज़मीन में अपने पूंजीपति दोस्तों को विरासती अधिकार देने में लगी हुई है। छत्तीसगढ़ में आदिवासियों की ज़मीन पर किस तरह अडानी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए नियमों में फेरबदल किया गया, उस पर भी मैं एक वीडियो बना दूंगा, ताकि पता चले कि इनके लिए आदिवासियों के अधिकार के क्या मायने हैं। ये लोग सिर्फ भाषण में ऐसी बातें करते हैं, लेकिन वास्तव में आदिवासियों के जल, जंगल और ज़मीन को लूटने के लिए ये सारे कानून पास करते हैं। आदिवासियों के अधिकार के कानून 5वीं अनुसूची, CNT एक्ट, वन अधिकार अधिनियम, पेशा कानून, एट्रोसिटी एक्ट आदि को बनाने में भाजपा तो कभी भी नहीं थी। फिर कैसे भाजपा अपने को आदिवासियों का हितैषी बता रही है? सिर्फ योजनाओं का झुंझुना पकड़ाकर नीति और नियमों में पूंजीपतियों को फ़ायदा पहुंचा रही है। वन अधिकार अधिनियम में पूंजीपतियों के फेवर में बिना बहस के पार्लियामेंट में भाजपा ने संशोधन पास किया था। एट्रोसिटी एक्ट में सुप्रीम कोर्ट में नरेंद्र मोदी ने छोटे मोटे वकीलों को बहस में भेजकर केस हरवाया था। क्या आदिवासी इन हरकतों को भूलेंगे? वैसे में बिरसा मुंडा के नाम पर राजनीतिक लाभ कैसे मिलेगा? राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री और मंत्रियों को पद देने की भाजपा और RSS की मंशा को आप विस्तार से मेरे इस वीडियो में समझ लीजिए, तब समझ में आएगा कि ये लोग आदिवासियों के कितने हितैषी हैं। तो वीडियो का सार यही है कि जनता के टैक्स के पैसे से राजनीति करने से भी ये लोग कल्पना सोरेन के सामने बौने नजर आ रहे हैं। आदिवासियों को नरेंद्र मोदी दाना डाल रहे हैं। यदि इनके दाना के चक्कर में फंसे तो समझिए कि राष्ट्रपति भी आदिवासी होकर भी देश के हम आदिवासियों के लिए क्या ही कुछ कर पाए हैं। इतना तो आप भी बातों को समझ रहे होंगे। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं। सबों को जोहार।